क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थ्रू विच आर्ट्रियोल डज ब्लड एग्जिस्ट ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है उससे ब्लड को लेकर कौन सी जो आर्ट्रियल है वो एग्जिट करती है। ठीक है, अफ्रेंट, इफरेंट, रीनल एंड इंटरलोबुलर। कौन सी आर्टरी यहाँ पर रहने वाली है जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल से एग्जिट करती है ब्लड को लेकर। चलिए, क्या इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहने वाला है? कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा? जैसा कि आपको पता है अफ्रेंट आर्टरी जो होती है, अफ्रेंट आर्टरी जो होती है यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर क्या लेकर आती है, ब्लड को लेकर आती है। जो इफरेंट जो आर्टरियल्स यहाँ पर रहती है वो क्या करेगी, एग्जिट यहाँ पर करेगी। एग्जिट का पूछे तो इफरेंट आएगा और एंट्री का पूछे तो यहाँ पर आएगा आर्टेरियल। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। इफरेंट आर्टेरियल जो होती है वो ब्लड को लेकर एग्जिट होती है ग्लोमेरुलर कैप्सूल से। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बेसिक और इजी क्वेश्चन है तो फटाफट कर लेते हैं। चलिए, द ग्रुप ऑफ मॉडिफाइड सेल लाइंग एडजेसेंट टू द अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल इज कॉल्ड। ठीक है, द ग्रुप ऑफ मॉडिफाइड सेल, तो मॉडिफाइड सेल का ऐसा ग्रुप जो कि लाइंग एडजेसेंट टू द अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल, जो कि अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल्स के साइड में क्या होती हैं, अरेंज यहाँ पर रहती हैं, उनको अपन क्या करेंगे, क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पुलस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, पेरिटुबरल नेटवर्क या वैसा रेक्टा, क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्या बोलेंगे? जेजी एपरेटस उसको बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो करेक्ट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूकस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस, द म्यूकस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सिक्रेशन। कैसा सिक्रेशन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोजा प्रोड्यूस करती है? एल्केलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्केलाइन एंड बेसिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। सबको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एल्केलाइन सिक्रेशन का क्या करती है, यहाँ पर एल्केलाइन सिक्रेशन को रिलीज करती है, जो कि वॉलस की जो एसिडिटी होती है स्टोमक से आने पर उसको न्यूट्रलाइज यहाँ पर करती है और डाइजेशन में यहाँ पर हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन द बॉडी द लीवर इज डिस्क्राइब। बॉडी के अंदर लीवर को क्या डिस्क्राइब किया गया है इन ऑप्शंस में? जो करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा, जो ऑप्शन सही रहेगा लीवर के बारे में वही करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए फटाफट अपना आंसर दें, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? क्या लीवर के बारे में द हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गन यहाँ पर रहने वाला है? द हैवीएस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, द लार्जेस्ट एंड सेकेंड हैवीएस्ट ऑर्गन, द सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड हैवीएस्ट ऑर्गन। तो आपको पता है लीवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और हैवीएस्ट ऑर्गन है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का रहेगा। क्या रहेगा? बी, हैवीएस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? स्किन। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है आपका? स्किन। और सेकंड लार्जेस्ट इज द लीवर। अगर आपसे पूछता कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, अगर ग्लैंड पूछता तो आपका आंसर जाता लीवर। ठीक है, और लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो स्किन जाएगा और सेकंड लार्जेस्ट रहेगा यहाँ पर लीवर। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर का यहाँ पर क्वेश्चन है। इंट्रेंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस बाय विच सेल्स विद इन द स्टोमक। तो इंट्रेंसिक फैक्टर जो होती है वो कौन सी सेल के द्वारा, स्टोमक की कौन सी सेल्स के द्वारा क्या होती है, रिलीज होता है? म्यूकोजल सेल, चीफ सेल, इंटरो एंडोक्राइन सेल एंड डी इज द यहाँ पर रहने वाला है पी सेल यानी पेराइटल सेल। तो किससे यहाँ पर रहेगा? जैसा कि आपको पता है एक इतना याद रखना, पी आई एच जो पेराइटल सेल होती हैं, ये पेराइटल सेल क्या करेंगी, एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर क्या करेंगी, रिलीज करती हैं। दूसरा जो है वो HCl का क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्रेशन करने वाली हैं। कौन? पेराइटल। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जो चीफ सेल हैं वो आपके पेप्सिन का क्या करेंगी, सिक्रेशन यहाँ पर करती हैं। इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये आपकी
सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनेज का यहाँ पर सिक्रेशन करेंगी। ये जो है वो इंटेस्टाइन का है, ठीक है, इंटेस्टाइन की सेल है। जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस और वाटर का सिक्रेशन यहाँ पर करती हैं। चलिए, सबको ये समझ आ गया? जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट। जो पेप्सिन एंजाइम है वो कौन सी डाइटरी कंपोनेंट को यहाँ पर डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। जो पेप्सिन है वो किसका डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन करता है, ठीक है। लाइपेज जो होता है वो लिपिड और फैट का करता है। लाइपेज किसका करेगा? लिपिड और फैट का यहाँ पर करता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का यहाँ पर क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। विटामिन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं बॉडी से, ठीक है, बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। चलिए, विटामिन जो है दो प्रकार की रहेंगी, एक तो वाटर सॉल्युबल होगी, दूसरा जो है फैट सॉल्युबल रहेगी। वाटर सॉल्युबल जो रहती है वो बॉडी में स्टोर नहीं रहती, जबकि फैट सॉल्युबल जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी में फैट के अंदर क्या रहती हैं? स्टोर रहती हैं, ठीक है। ए डी ई के जो क्या है? फैट सॉल्युबल है, और बी एंड सी जो है वाटर सॉल्युबल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फेज इन द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी फेज इन द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? गैस्ट्रिक का सिक्रेशन करने वाली और स्टोमक की जो मूवमेंट है, स्टोमक की जो मोटिलिटी है उसको बढ़ाने वाली स्टेज है, उसको अपन क्या कहेंगे? सोलोइंग, गैस्ट्रिक, सेफेलिक एंड इंटेस्टाइनल फेज। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपको पता है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन है, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को जो है वो 3 फेजेज में मेनली डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है सेफेलिक, दूसरा यहाँ पर रहेगा गैस्ट्रिक, और तीसरा रहेगा यहाँ पर इंटेस्टाइनल, ठीक है। गैस्ट्रिक और सोलोइंग जो है वो एक ही में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन रहेंगे 3, वरना अगर सोलोइंग को आप अलग लेते हो तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 रहेंगे। पहला रहेगा आपका सेफेलिक। सेफेलिक स्टेज में क्या है? जो भी आप सोचते हो, मानो किसी खाने के बारे में सोचा और उसकी वजह से आपका क्या हुई, जो जी सेल है स्टिमुलेट हुई, और उसने क्या किया? यहाँ पर गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट किया, और गैस्ट्रिन ने क्या किया? चीप सेल और पी सेल को क्या किया? स्टिमुलेट किया, जिन्होंने यहाँ पर पेप्सिनोजन और एचसीएल का सिक्रेशन करवाया। सिर्फ आपके सोचने, आपके सूंघने, आपके चखने मात्र से, अभी तक आपने इंजेस्ट नहीं किया है, ठीक है। दूसरी बात करूँ मैं गैस्ट्रिक फेज की, गैस्ट्रिक या सोलिंग फेज में क्या क्या करते हैं? आप फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंजेक्शन जब कर लेते हो, खा लेते हो, तो उसके बाद में क्या करेगा? आपके स्टोमक में जो जी सेल है उसको क्या करेगा? ये स्टिमुलेट यहाँ पर कर देता है। तो जी सेल वापस से गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, गैस्ट्रिन क्या करेगा? पी सेल और सी सेल से एच सी एल और पेप्सिनोजन का क्या करेगा? रिलीज करवाएगा। सेम अगर मैं बात करूँ इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है? जब आपका बोलस या फूड जो है इंटेस्टाइन में पहुँचता है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर इंटेस्टाइनल जो जूस है उनको यहाँ पर सीक्रेट करवाएगा। तो मेनली जो बात करूँ मैं यहाँ पर, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी इज कॉल्ड इज द सेफेलिक फेज, यहाँ पर उसको कहेंगे प्राइमरी फेज द सेफेलिक फेज। तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए, वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लग रही है, कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है, तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड देयर सराउंडिंग कैपिलरीज इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछ रहा है रेस्पिरेशन, जो एल्वियोलाई और सराउंडिंग कैपिलरीज के बीच में जो गैस एक्सचेंज होता है उसको कौन सा रेस्पिरेशन यहाँ पर कहेंगे? एक्सटर्नल, इंटरनल, इंट्रेंसिक एंड बोथ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई एंड कैपिलरी के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो सेलुलर लेवल पे जो होती है, ब्लड और सेल के अंदर जो एक्सचेंज होता है, उसको बोलेंगे अपन इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसको बोला जाएगा, किसको? एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में गैसियस एक्सचेंज को, जो कि लंग्स के अंदर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंडरिंग फेगोसाइट्स फाउंड इन द एल्वियोलाई आर कॉल्ड। वंडरिंग मतलब जो घूमती रहती हैं, फेगोसाइट जो घूमती रहती हैं या पड़ी हुई हैं किसमें? एल्वियोलाई में। उनको आप क्या कहेंगे? एल्वियोलार मैक्रोफेजेस,
पल्मोनरी सेल्स, गॉबलेट सेल्स या सीलियक सेल्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एल्वियोलार जो फेजेस माइक्रोफेजेज होती हैं, एल्वियोलार माइक्रोफेजेज वो क्या करती हैं, वॉन्डरिंग माइक्रोफेगोसाइट्स जो यहाँ पर होती हैं। 3 टाइप की सेल्स होती हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। ठीक है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर, जिनको निमोसाइड सेल भी कहा जाता है। टाइप फर्स्ट जो होती हैं वो 90 प्लस होती हैं, या बोले तो 95% क्या होती हैं, सेल होती हैं। बाकी जो रहती हैं 2 to 3% जो रहती हैं T2, और 1 से लेके 2% जो होती हैं वो T3 रहती हैं। तो T3 जो है यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल होती हैं, और जो कि T2 है ये सर्फेक्टेंट का क्या करती हैं, फॉर्मेशन यहाँ पर करती हैं, जो कि लंग्स के मैचुरेशन के लिए क्या होती हैं, हेल्पफुल रहती हैं T2 सेल। ठीक है, और अगर टाइप फर्स्ट की बात करूँ निमोसाइट की, तो ये है गैस एक्सचेंज के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो कितनी रहेंगी, 3 यहाँ पर रहेंगी, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड को क्या बोलेंगे हम, फेगोसाइटिक सेल यहाँ पर बोलते हैं। चलिए, तो एल्वियोलार मैक्रोफेजेज इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वापस से अगली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिवीज़न? जो फेरिंग्स है आपका वो कितने सब डिवीज़न में डिवाइड होता है? चलिए फटाफट जवाब दें, बहुत इजी है। जो फेरिंग्स होगा आपका 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। नोज़ के पीछे वाला नेजोफेरिंग्स, माउथ के पीछे वाला ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंग्स वाला लेरिंजोफेरिंग्स। तो कितना, 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फेरिंग्स जो है वो 3 भाग में यहाँ पर डिवाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, 4 ऑप्शंस को पढ़ें, और जो सही जवाब लगे उस जवाब को दें। कट कॉपी कोई नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। चलिए, द 2 मेन फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर आर पेरिफेरल रेसिस्टेंट एंड। चलिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन, जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है इसको फिल करें। द 2 मेन फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर आर पेरिफेरल रेसिस्टेंट एंड कार्डियक आउटपुट, एज, पल्स प्रेशर एंड पल्स डेफिसिट। एज का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। पल्स प्रेशर और पल्स डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। कार्डियक आउटपुट जो है पेरिफेरल रेसिस्टेंट, जब पंप होगा ब्लड तो पेरिफेरल जो वेसल्स हैं उनमें जो रेसिस्टेंट लगेगा वो किसका लगेगा, यहाँ पर कार्डियक आउटपुट का लगने वाला है, जो कितना रहेगा 5000 ml यहाँ पर रहता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं कार्डियक आउटपुट, 72 इंटू 70। तो 72 क्या है आपकी हार्ट बीट है, ठीक है, 72 बीट पर मिनट, और 70 क्या है, 70 ml जो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। ठीक है, तो निकालो, 7-7-49, मतलब 490 ml यहाँ पर निकल के आ जाता है। सॉरी, मैं थोड़ी कमज़ोर हो गई है। चलिए 72 इंटू यहाँ पर अगर आप 70 करते हो, 1 जीरो आप एक्स्ट्रा लगा के चलो, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल किए, 7 दूनी 14 और 1 15, सॉरी 7-7-49 और 1 50। सच में बहुत वीक है मैथ। 72 इंटू 70 तो कितना रहेगा यहाँ पर कार्डियक आउटपुट, 5 लीटर यहाँ पर रहने वाला है। 5040 ml, अगर हम एवरेज की बात करें तो 5 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेप्टाइड हार्मोन? तो पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, सीरोटोनिन, गैस्ट्रिक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर? तो पेप्टाइड हार्मोन का जो एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो क्या है आपका, पेप्टाइड हार्मोन का एक एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर रहेगा गैस्ट्रिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन एक्ट ऑन इंटेस्टाइन एंड कॉज इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कौन सा हार्मोन है जो इंटेस्टाइन पर एक्ट करता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर बढ़ा देगा। कैल्सिटोनिन, कैल्सिट्रायोल, थायरोक्सिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, कैल्सिट्रायोल। तो विटामिन D3 को क्या बोलते हैं, विटामिन डी को ही कैल्सिट्रायोल बोला जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर बढ़ा देता है। अगर ऑप्शन में PTH होता, पैराथार्मोन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाता, लेकिन अभी यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर बढ़ा देता है। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेलेटोनिन इज सीक्रेटेड बाई, जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो किसके द्वारा सीक्रेट यहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो रहेगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहने वाला है। पीनियल ग्लैंड जो है वो किसका सीक्रेशन करेगी, आपका मेलेटोनिन का सीक्रेशन करेगी, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है या फिर जो आपकी सर्काडियम रिदम है उसके लिए उसको क्या करेगी, रेगुलेट करती है यहाँ पर आपका मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, मेक अस अवेयर ऑफ द पोजिशन एंड मूवमेंट। जो बॉडी के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं संपूर्ण बॉडी के ऊपर, जो कि आपको अवेयर बनाते हैं पोजीशन और मूवमेंट के लिए। ठीक है, बॉडी इन रिलेशन एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, इस क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर, आपकी बॉडी पर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट के साथ और खुद के ऑर्गन्स के साथ में ही कोऑर्डिनेशन और पोजीशनिंग में क्या करता है, हेल्प करते हैं। वो रिसेप्टर यहाँ पर कौन से हैं, प्रोप्रायोरेप्टर, रिट्रोसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर या फिर न्यूरल रिसेप्टर। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, प्रोप्रायोसेप्टर। ये प्रोप्रायो रिसेप्टर्स हैं, रिट्रो रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं या न्यूरल रिसेप्टर्स हैं। क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। प्रोप्रायो रिसेप्टर्स जो होते हैं किसके लिए, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके पोजीशन और मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। सेकंड जो है वो रहेगा नोसी रिसेप्टर। कौन सा, नोसी रिसेप्टर्स। ये जो है वो पेन रिसेप्टर्स हैं। क्या है, पेन रिसेप्टर्स। आपके ब्रेन को छोड़कर ये संपूर्ण बॉडी में प्रेजेंट होते हैं नोसी रिसेप्टर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रोप्रायो रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका जवाब दें। ईच सेरिब्रल हेमरेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको कितने लोब्स में डिवाइड किया जाता है। तो आप सब ये जानते हो कि जो हेमिस्फीयर के कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल। तो क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 4 कितने होने वाले हैं, 4 लोब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन स्वेट। स्वेट के अंदर कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, यूरिया, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड एंड वाटर। यह थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए, क्या प्रेजेंट नहीं रहता, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट इन स्वेट। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि स्वेट के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता। चलिए, यूरिया रहता है, लैक्टिक एसिड भी होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता। कैल्शियम जो है
वो स्वेट का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट या स्वेट का सबस्टांस नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कैल्शियम। जो कैल्शियम है आपका प्रेजेंट नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डर्मिस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, डर्मिस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डर्मिस है, ठीक है, लेयर होती हैं स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, जिसमें क्या होते हैं कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। चूँकि बताइए, द डर्मिस कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। डर्मिस जो है क्या कंटेंस करेगी, क्या ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहेगी, क्या स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी, क्या सेंसरी नर्व एंडिंग वहाँ प्रेजेंट रहती हैं, क्या सेबेसियस ग्लैंड वहाँ प्रेजेंट रहेंगी। तो आप सबको पता है डर्मिस के अंदर किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं होती। स्वेट ग्लैंड हैं वो हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग जो हैं वो भी हाइपोडर्मिस में रहेंगी। वेसल्स भी हाइपोडर्मिस में रहती हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो बचा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सेबेसियस ग्लैंड जो होती हैं वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, शानदार क्वेश्चन, ओबीजी का क्वेश्चन है। ठीक है, लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फटाफट से सभी क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दें। फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज की बात हो रही है ऑफ लेबर, नर्स शुड एडमिनिस्टर। थर्ड स्टेज के अंदर एक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए आप जो नर्स है क्या एडमिनिस्टर करेगी, एज ए CHO आप क्या एडमिनिस्टर करोगे थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, एक्टिव मैनेजमेंट के में क्या आप एडमिनिस्टर करने वाले हो। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट विद इन 1 मिनट, 10 यूनिट विद इन 5 मिनट, 5 यूनिट विद इन 1 मिनट एंड 5 यूनिट विद इन 5 मिनट। तो आप सबको पता है ऑक्सीटोसिन देते हैं 10 यूनिट देते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का क्या लगाते हैं, इन्फ्यूजन यहाँ पर लगाते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। बी, सी और डी यहाँ पर गलत आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है। किस्मत कब बदल जाए क्या ही पता, हो सकता है CHO में आ जाए, मे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं, पहले भी इनमें से 60% क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन द ह्यूमन बॉडी एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट एफिशिएंट एट। कौन से टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर रहेगी, 0, 37, 42 और 60। हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर रहेगा 37। तो आपको पता है अपन की बॉडी जो है उसी नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होंगे, एंजाइम जो है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मोर एफिशिएंट रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत खूब। सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज। सेलुलर रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑप्शन, एन इंट्रासेलुलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, इंट्रासेलुलर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। आपकी जानकारी के लिए एक क्वेश्चन बता दूं, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, पहली बार तो ये इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है। तो जो एक्सो सेलुलर वाले ऑप्शन तो वैसे भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। दूसरी बात, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग है न कि रिक्वायरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्या रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर रहेगा। एन इंट्रासेलुलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ABPU स्टैंड फॉर। ABPU की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है। अलर्ट वॉइस पैन अनरेस्पॉन्सिव, अवेक वॉइस पैन अनरेस्पॉन्सिव, अलाइव वॉइस पिंच अनरेस्पॉन्सिव, स्लीप वॉइस पैन एंड अनरेस्पॉन्सिव। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है ABPU की फुल फॉर्म। ABPU स्टैंड फॉर, तो ABPU जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में अपन करते हैं, LOC को देखने के लिए करते हैं। किसको, LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो अलर्ट वॉइस स्पैन एंड अनरेस्पॉन्सिव यहाँ पर चेक करते हैं। ABPU स्टैंड फॉर अलर्ट
वॉइस, पेन और अनरेस्पॉन्सिव यहाँ पर चेक किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग मॉडल? मेंटल हेल्थ नर्सिंग मॉडल कौन सा है? किंग, न्यूमैन, केसी एंड पेब्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पेब्लो। पेब्लो ने कौन सा दिया था? IPR 1952, ठीक है, जिसकी 4 स्टेज यहाँ पर रहेंगी, ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोइटेशन एंड रिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्या है? मॉडल है, जो किसने दिया था? पेब्लो ने यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूड। लिटरेचर के कौन कौन से यहाँ पर सोर्स रहेंगे? क्या लिटरेचर बुक से लिया जा सकता है? बिल्कुल। इंटरनेट से? बिल्कुल। जनरल से? बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। लिटरेचर जो है उसका सोर्स क्या क्या रहेगा? बुक, जनरल और इंटरनेट। आप कहीं से भी क्या कर सकते हो? लिटरेचर को ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग माइट बी यूज्ड इन पेशेंट असेसमेंट? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग माइट बी यूज इन पेशेंट असेसमेंट। तो पेशेंट को असिस्ट करते टाइम, पेशेंट असेसमेंट के दौरान आप किस तरह की क्वेश्चनिंग उससे करोगे? ओपन एंड क्लोज एंडेड, ओपन एंड शट, एंडेड एंड क्लोज, आउट एंड इन। तो आउट एंड इन किसी तरह का कोई क्वेश्चनिंग नहीं होता, ओपन एंड शट नहीं करते, एंडेड और क्लोज एक ही बात है। तो बात करता हूँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ओपन एंड क्लोज्ड यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट एबल है तो आप क्या करोगे? एक्सप्लोर करते हो पेशेंट के माइंड को, या पेशेंट के अंदर क्या है, वो क्या कहना चाहता है। अगर पेशेंट की कंडीशन उस लायक नहीं है तो आप उससे क्या करोगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वहाँ पर करोगे। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ओपन एंड क्लोज्ड क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, वर्बल और सीरियल। आई होप कि इसको तो कोई ही गलत नहीं करेगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। फॉर्मल, वर्बल, सीरियल, इनफॉर्मल सभी क्या हैं? कम्युनिकेशन के ही टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर पढ़ के जवाब दें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच एग्जामिन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच होती है वो किसके द्वारा एग्जामिन की जाती है? कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, या बोले तो माइंड से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर से रिलेटेड है, इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपको मैच कर रहा हो वही इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया, बिल्कुल गलत। प्रोफेशनल सोशलाइजेशन, कतई गलत। रीजन फॉर द ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन, ये भी नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, इंटेलिजेंट बिहेवियर इन चिल्ड्रन एग्जामिन बाय द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ के जवाब दें सभी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन जी, मेथड ऑफ टीचिंग इन विच एन excursion of the patient's area is arranged to provide a learning experience to the student। स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो कौन सा इफेक्टिव है या कौन सा अरेंजमेटिक यहाँ पर रहेगा? ये रिसर्च का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नर्सिंग राउंड। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर दिमाग में बिठा लें कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नर्सिंग राउंड रहने वाला है। नर्सिंग राउंड जैसे ही जाएगी वहाँ पर स्टूडेंट इफेक्टिवली क्या करेगा? काम करेगा, एक्सपीरियंस इफेक्टिवली वहाँ पर एक्सपीरियंस लेगा, जिससे क्या है उसका मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो इम्प्रूव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर पूछा है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है? तो करेक्ट आंसर रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। ये तो सबको ही आता होगा, शायद नहीं आता होगा तो आप अभी आप आंसर को करेक्ट कर लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसपोर्टेड क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। चलिए, इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसपोर्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं करता कौन सा सब्सटेंस? फैट एसिड कर जाता है, ऑक्सीजन बिल्कुल कर जाता है, स्टीरॉयड बिल्कुल फैटी है। अगर बात करूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए स्पेशल कैरियर की ज़रूरत होती है, ठीक है, स्पेशल कैरियर की ज़रूरत होती है, इसलिए ग्लूकोज जो रहेगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ग्लूकोज, ठीक है, जो कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पर क्रॉस नहीं करता है। इसके लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ग्लूकोज को, जो कि क्या करेंगे, सेल के अंदर ले जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक रिदम इज रेगुलेटेड बाय विच ग्लैंड। यहाँ पर पूछा है, अभी इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर चुके हैं, पीनियल ग्लैंड वाला जो सीक्रेट कर रही थी मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन जो है यहाँ पर पीनियल ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कार्डियक रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करती है, रेगुलेट करती है। हार्मोन कौन सा है, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ बाई WHO। कौन सी साल है जो कि डिक्लेयर की गई है ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स बाय द WHO। तो WHO ने जो है यहाँ पर 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफरी डिक्लेयर कर दिया था। ऑप्शन रहेगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2020 को क्या कर दिया था यहाँ पर, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ WHO ने घोषित किया था। कौन सी ईयर रहेगी, 2020। बहुत बढ़िया। द हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। जो हार्ट है वो कौन सी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से डेवलप होता है, पैराक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, स्प्लिंकोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, सोमेटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ। आ सकता है क्वेश्चन CHO में, बिल्कुल आ सकता है। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात की है, हार्ट की जो एम्ब्रियोनिक, हार्ट जो है वो किस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से यहाँ पर बना हुआ होता है या डेवलप होता है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। स्प्लिंकोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। जब बेबी डेवलप होता है, फीटस डेवलप होता है माँ के बूम में, तो वहाँ पर स्प्लिंकोप्लूरिक इंट्रा मेसोडर्म और सोमेटोप्लूरिक इंट्रा मेसोडर्म बनती है, ठीक है। तो स्प्लिंकोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से जो है यहाँ पर क्या होता है, हार्ट का डेवलपमेंट होता है। स्टार्टिंग में जो है वो ट्यूबुलर शेप में होता है, ट्यूब्यूल्स के शेप में होता है हार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, मेडुला ऑब्लांगेटा इज आल्सो कॉल्ड, मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें जो है कोई इनमें से एक पार्ट है जिससे मेडुला ऑब्लांगेटा डेवलप होता है, इसलिए उसको दूसरा नाम दिया गया है। प्रोसेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन एंड मेटेनसेफेलॉन। प्रोसेनसेफेलॉन जो होता है वो सेरिब्रम, इससे सेरिब्रम जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। मेलेनसेफेलॉन इज द करेक्ट आंसर रहेगा, इससे मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यहाँ पर डेवलप होता है। मीजेनसेफेलॉन जो है वो डायनसेफेलॉन, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जैसी स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। और मेटेनसेफेलॉन की बात करूँ तो ये करेगा मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन एंड पॉन्स को क्या करेगा, डेवलप करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा इज नोन एज माइलेनसेफेलॉन इज द करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ विच ऑफ दीज। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी यहाँ पर पूछी है किसकी ब्रांच है, सेरिब्रल आर्टरी, बेसिलरी आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कैरोइडल आर्टरी। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, सभी अपना अपना आंसर कमेंट करें। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी यहाँ पर पूछी है किसकी ब्रांच है, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो पोस्टीरियर ऑफ ब्रेन है वो बेसिलरी आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है और उसी की एक ब्रांच है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी।
तो बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो बेसिलरी आर्टरी का ही आगे फर्दर डिवीजन है। चलिए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हों। क्वेश्चन पढ़ के जवाब दें सभी। इन नर्सिंग सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन हु इज रेस्पॉन्सिबल इन्वेंट्री कंट्रोल एट लोअर मैनेजेरियल लेवल। जो लोअर मैनेजेरियल लेवल होता है, मैनेजर लेवल होता है लोअर, हु इज रेस्पॉन्सिबल इन्वेंट्री कंट्रोल। चलिए बताइए, नर्स, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर हेड नर्स, कौन रहेगी लोअर मैनेजरल लेवल पर? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, हेड नर्स। हेड नर्स जो है वो लोअर मैनेजर लेवल पर यहाँ पर इन्वेंट्री को कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कौन सा क्लिनिकल मेथड नहीं है पूछा है। केस मेथड बिल्कुल है, नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट्स बिल्कुल है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग बिल्कुल है। ये सब क्या है? टीचिंग मेथड है। लेकिन सेमिनार जो है वो टीचिंग मेथड नहीं है। सेमिनार जो है वो टीचिंग मेथड नहीं है, वो कम्युनिकेशन के लिए या फिर किसी भी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, न कि टीचिंग के लिए। कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए सेमिनार का यूज़ यहाँ पर करते हैं, टीचिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। चलिए, क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न विद, जो क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न विद एडिक्वेटली ऑफ केयर, प्रैक्टिस रेटिंग्स, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस या ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस तो किस में रहेगा? क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस करते हो तो क्वालिटी आपकी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस किस पे डिपेंड करेगा? आपके स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। जी, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और आपके साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जवाब दें। डिनाइल फ्रॉड, हेनरी फ्योल, मैरी फॉलेट एंड टेलर। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? ये सिजोफ्रेनिया के हैं। किसके? सिजोफ्रेनिया के जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेज हैं। 4A भी दिए थे, यूजेन ब्लूलर ने दिए थे 4A, और जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे वो हेनरी फ्योल ने दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। ऑटोक्रेटिक मेथड पूछा है, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? ऑटोक्रेटिक मेथड की बात हो रही है। तो ऑटोक्रेटिक जो मेथड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पर ट्यूटोरियल ऑटोक्रेटिक मेथड नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, डिपेंडेंट स्टडी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। लेक्चर जो है ऑटोक्रेटिक मेथड रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिपार्टमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉपीज ऑफ ऑल रिकॉर्ड रिलेटेड टू पेशेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि पेशेंट की जो रिकॉर्ड्स की जो ऑल कॉपीज़ को मेंटेन करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड इंफॉर्मेशन। क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। आप सबको पता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के अंदर सारे मेडिकल के रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जाते हैं लीगल पर्पज़ के लिए। आप उनको वापस जाकर निकलवा कर देख सकते हो। अगर कोई केसेस वगैरह ऐसा बन जाता है तो उसके लिए प्रूफ के एज प्रूफ तौर पर वहाँ पर या फिर डाटा के लिए वहाँ पर रखा जाता है। ओके, तो किस में रखेंगे? मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेन की जाती हैं सारे रिकॉर्ड्स। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी,
स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ चांस, सेंट्रल टेंडेंसी, डिविएशन फ्रॉम ए मीन वैल्यू, एंड ऑप्शन डी इज़ द नन। ऑप्शन डी जो है वो है नन, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी तो वैसे भी गलत हो गया, चांस यहाँ पर है नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूँ तो क्या रहेगा, डिविएशन फ्रॉम ए मीन वैल्यू। डिविएशन फ्रॉम ए मीन वैल्यू इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा स्टैंडर्ड डिविएशन का, डिविएशन फ्रॉम ए मीन वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। यहाँ पर पूछा है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। कब आया था, 2005 के अंदर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2005 यहाँ पर डायरेक्ट दिख गया है। चलिए तो राइट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट हु इज एडमिटेड विद पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। जो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है, उसके लिए क्या प्रायोरिटी यहाँ पर रहने वाली है, क्या नर्सिंग प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी। एस्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर डेली रूटीन, प्लान ए प्रोग्राम टू सेल्फ फुलफिलमेंट, प्रोवाइड पेशेंट एंड अदर विद ए सेफ एनवायरनमेंट, एंड डी इज डू ए मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो पैरानॉइड जो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट रहने वाला है, जो शक करेगा आपके ऊपर, सस्पिशियस नेचर का रहेगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड पेशेंट एंड अदर विद सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, पेशेंट को और खुद को क्या करता है, वो हार्म कर सकता है। यहाँ पर सीजोफ्रेनिया का है, पैरानॉइड है, तो पेशेंट को और खुद को भी क्या देना है, वहाँ पर दूसरों को भी सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। तो प्रोवाइड पेशेंट एंड अदर्स विद ए सेफ एनवायरनमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ माइंड that distinguish right from wrong and act as censor of behavior is known as। यहाँ पर पूछ रहा है कि माइंड का ऐसा पार्ट जो कि राइट और रॉन्ग में क्या कर रहा है, अंतर पता लगा रहा है, और एज ए सेंसर की तरह वहाँ पर बिहेवियर अच्छा बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्या इड, ईगो, सुपर ईगो या फिर लिबिडो, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। तो इड, ईगो और सुपर ईगो जो है वो पर्सनैलिटी, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ये क्या है, 3 टाइप की पर्सनैलिटी है। किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड ने। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड जो है उसने 3 टाइप में पर्सनैलिटी को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट लाइक, उनमें क्या होता है, इड होता है, तो वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ईगो की बात करूँ तो ईगो जो होते हैं, ईगो जो स्कूलर और प्री स्कूलर, जो स्कूलर और टोडलर, सॉरी स्कूलर और जो टीन एज के बच्चे होते हैं, उनके अंदर स्कूलर एज में प्रेजेंट होता है क्या, ईगो। ये आपके रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस होता है, किस पे, रियलिटी पे। जबकि सुपर ईगो जो है वो परफेक्शन प्रिंसिपल पर बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है राइट और रॉन्ग, तो राइट और रॉन्ग जो है यहाँ पर सुपर ईगो के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकता है। सुपर ईगो वाला जो पर्सनैलिटी वाला ही पर्सन है जो राइट और रॉन्ग को क्या कर सकता है, यहाँ पर बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एल्कोहलिक क्लाइंट एक्सपीरियंस बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फीट, इट इज सजेस्टिव ऑफ। एल्कोहल पेशेंट है, उसके बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं पैर के अंदर, तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दें। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बर्निक्स एंसेफेलोपैथी, कोरोस्कॉफ साइकोसिस एंड सीजर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एंसेफेलाई, साइकोसिस और सीजर्स जो है वो ब्रेन के अंदर होते हैं, जबकि बात कर रहा है फीट की, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यहाँ पर होने वाली है, मतलब पेशेंट जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से सफ़र कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनोमिनेटर यूज टू कैलकुलेट द लिटरेसी रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इंडियन पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट को यूज़ करने के लिए कौन सा डिनोमिनेटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं, सोशल स्कूल गोइंग पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन एज 7 ईयर और मोर बिल्कुल नहीं, जो पॉपुलेशन एज 18 ईयर और मोर, जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं, उनकी जो लिटरेसी रेट के आधार पर क्या पता लगाते हैं, इंडियन पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट पता लगाई जाती है, जो कि
पॉपुलेशन है वो 18 साल से ऊपर की है, ठीक है, उनके आधार पर क्या लगा सकते हैं आप, लिटरेसी रेट का कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, या लिमिट पूछी है, अगर मैं बात करूँ डेट या डेज, कितने दिन में आप जो है बर्थ और डेथ का क्या होता है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 21 डेज। 21 दिन में आप क्या कर सकते हो, डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो, ठीक है। कहाँ पर होगा, सब सेंटर पर यहाँ पर होता है, सब सेंटर पर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, नोट पूछा है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, कौन सा यहाँ पर नहीं है, लिटरेसी रेट, हाउसिंग, फैमिली साइज या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सोशल पूछा है यहाँ पर, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, कौन सा यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहने वाला, डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ पर नहीं है, लिटरेसी रेट है, हाउसिंग है और फैमिली साइज़ क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ पर हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड, जो जैसा कि आपको पता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है जो सबसे पहले खोजी गई थी, किसने खोजी थी, एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर खोजी थी, तो करेक्ट आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर, ठीक है। सबसे पहले खोजी गई थी किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी की पूछी है, फाउंड इन विच अमोंग द फॉलोइंग, किसके अंदर जो है विटामिन डी का जो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर, चीज़, योग एंड कोल्ड लीवर ऑयल, किसके अंदर रहेगा, तो विटामिन जो डी है उसका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिचेस्ट सोर्स रहता है वो रहता है लीवर ऑयल, कोई सा भी लीवर ऑयल हो, ऑयल के अंदर क्या होता है विटामिन डी जो है यहाँ पर रिचेस्ट सोर्स रहता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पार्किंसन जो डिजीज़ है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी डेफिशिएंसी से पार्किंसन डिजीज़ होता है, एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, गाबा या सेरोटोनिन। पार्किंसंस जो डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है वो सबस्टेंसिया नाइग्रा ऑफ बेसल गैंग्लिया की प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है डोपामिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे डोपामाइन का क्या होता है रिलीज़ नहीं होता है, डोपामाइन की यहाँ पर क्या हो जाती है डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी यहाँ पर क्या हो जाती है कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद डायग्नोसिस, यहाँ पर पेशेंट है उसकी डायग्नोसिस करनी है, क्या है पेशेंट को एंड स्टेज रीनल डिजीज़, तो पेशेंट को क्या है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, ये डायग्नोसिस हो चुकी है, इज़ एडमिटेड टू आईसीयू, जो कि आईसीयू के अंदर एडमिट कर लिया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर आप नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर करोगे, तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, डिक्रीज आरबीसी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, क्या यहाँ पर होने वाला है। ए पेशेंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज एट एडमिटेज टू आईसीयू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सेप्ट, किसको छोड़कर यहाँ पर सभी जो हैं वो एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। तो जैसा कि आपको पता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है किडनी आपकी फेल हो गई हैं, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बिल्कुल आरबीसी डिक्रीज होगी बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है डायनेशनल एनीमिया यहाँ पर हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिल्कुल होगा, तो क्या नहीं होगा इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, तो इम्यून फंक्शन है वो यहाँ पर इम्पेयर्ड नहीं होने वाला, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ के सभी जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ ए चाइल्ड एज बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ कंसिडर्ड एबनॉर्मल, यहाँ पर कह रहा है
जो बच्चा है, एक 3 से 5 साल का बच्चा है, उसमें एबनॉर्मल बीपी है, वो रीडिंग कौन सी है इसमें एबनॉर्मल? तो 115 सॉरी 115/66 mm ऑफ एच जी, 112/65 mm ऑफ एच जी, 105/60 mm ऑफ एच जी, या 96/94 mm ऑफ एच जी, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? 3 से 5 साल के बच्चे की बात हुई है, तो इसका जो एबनॉर्मल बीपी रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 96/42 mm ऑफ एच जी जो है एबनॉर्मल बीपी है, किसके लिए? 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए 70-year-old फीमेल पेशेंट इज शेड्यूल फॉर सर्जरी इन 2 ईयर, ठीक है, शेड्यूल की गई है सर्जरी के लिए इन 2 आवर्स, सॉरी 2 घंटे में। एक 70 साल की महिला है, पेशेंट है जो कि शेड्यूल की गई है सर्जरी के लिए और 2 घंटे में उसकी सर्जरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग वारंट द मोस्ट इमीडिएट नोटिफिकेशन टू द फिजिशियन? तो ऐसी कौन सी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए आप इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करने वाले हो? तो PT 22 सेकेंड, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL, क्रेटिनिन 1.0 mg/dl, या पोटेशियम? तो यहाँ पर पोटेशियम जो है वो नॉर्मल लेवल में है, कितना होता है 3.5 से 5.1 mg/dl, ठीक है, या मिली इक्विवेलेंट पर DL, ठीक है, तो ये सही है। क्रेटिनिन जो है अपनी नॉर्मल रेंज में है, कितना होता है 0.6 से लेकर 1.2 यहाँ पर mg/dl रहता है, तो ये भी नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, तो क्या है प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है वो क्या है एबनॉर्मल यहाँ पर है, इसलिए अपन क्या करेंगे इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, वरना क्या हो सकता है सर्जरी के दौरान यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इसका जवाब दें। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए वेजाइनल क्रीम टू हर असाइंड पेशेंट विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर, ठीक है, एप्लीकेटर की मदद से जो नर्स है वो पेशेंट को क्या कर रही है वेजाइनल क्रीम अप्लाई कर रही है। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन द नर्स वुड टेल द पेशेंट फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वेजाइनल क्रीम एट होम? ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देने वाले हैं कि वो वेजाइनल क्रीम को घर पर खुद से लगा सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर टू एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर रिसीविंग दिस ड्रग, रिमेन लाइंग डाउन फॉर 10 मिनट आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग, इंसर्ट एप्लीकेटर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7.5 सेंटीमीटर, ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? क्या होने वाला है यहाँ पर? ठीक है, तो अपन पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? पेशेंट को अपन इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ब्लैडर को क्या करना है, पहले एम्प्टी कर लेना है, ठीक है, ताकि आप क्रीम को अप्लाई करो तो आप जब यूरिनेट करने जाओ तो वो क्रीम वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, इसलिए पहले ब्लैडर को एम्प्टी करना है। बिल्कुल आपको क्या करना है, ड्रग को लगाने के बाद में 10 मिनट तक स्वतः ही सेम पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में आपको लेटना है, ठीक है। तीसरी बात जो है यहाँ पर क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जो एप्लीकेटर है उसको 5 to 7.5 सेंटीमीटर तक क्या करना है, इंसर्ट यहाँ पर करना है, ताकि प्रॉपर वेजाइनल के अंदर वो क्रीम चली जाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑल ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ए नर्स इंस्पेक्ट ए 2-day-old IV साइट, आइडेंटिफाइज एरिथमा, वार्मथ एंड माइल्ड एडिमा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन के साइन है, वार्मथ है, एडिमा है, और यहाँ पे क्या है, एरिथमा प्रेजेंट है। 2 दिन पहले क्या लगाया था, यहाँ पर IV साइट लगाई थी और उन्होंने देखा तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन के यहाँ पर साइन मिले। द क्लाइंट रिपोर्ट टेंडरनेस व्हेन द एरिया इज़ पाल्पिटेड, जब एरिया को पाल्पिट किया गया तो वहाँ पर हार्डनेस या टेंडरनेस प्रेजेंट है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाली है, इरीगेट द IV ट्यूब, IV ट्यूब को NS से फ्लश करेंगे, इरीगेट करेंगे। डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, ऑब्टेन ए प्रिस्क्राइब फॉर एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। स्लो नहीं करते, क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू ही कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है,
इन्फ्लामेशन हो गया है, हार्डनेस हो गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, डिसकनेक्ट द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन को क्या करेंगे, डिसकनेक्ट यहाँ पर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, तो ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है। ह्यूमन बॉडी मतलब बोले तो स्किन का जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर या 5 मीटर स्क्वायर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 2, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2 मीटर स्क्वायर। कितना, 2 मीटर स्क्वायर जो है स्किन का या फिर होल ह्यूमन बॉडी का सरफेस एरिया होता है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले अपने ये क्या किया था, डिस्कस यहाँ पर कर लिया था। मैंने बता दिया था वहाँ पर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पर टच करते हैं। तो क्वेश्चन कितना, 70 क्या होगा यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा। सॉरी, क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, कार्डियक आउटपुट की जगह लिख लो स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होगा स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर 70 ml, और कार्डियक आउटपुट जो है कितना रहेगा 5 लीटर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए कार्डियक अडल्ट में बात करें तो कार्डियक आउटपुट कितना रहेगा 5 लीटर, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है कितना रहेगा 70 ml, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है वो रहता है 50 ml हार्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड ऑफ साइकाट्रिक। साइकाट्रिक का कॉमन कोल्ड किसे कहते हैं। तो साइकाट्रिक का जो कॉमन कोल्ड रहेगा, क्या सीजोफ्रेनिया, क्या मैनिया, डिप्रेशन या फिर डिलेरियम, क्या रहेगा करेक्ट आंसर। कॉमन कोल्ड ऑफ साइकाट्रिक, तो करेक्ट आंसर इज़ द डिप्रेशन। डिप्रेशन को ही क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड ऑफ साइकाट्रिक यहाँ पर कहा जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हर इंडिविजुअल में डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, किसी में हिडन फॉर्म में रहता है और किसी में साइन और सिम्टम्स यहाँ पर शो हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लें, ठीक है। विकांत नर्सिंग एजुकेशन चैनल का नाम है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, और जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर ऑन आप कर दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।